गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के कैंप परिसर का किया उद्घाटन। सीएफएसएल के नए भवन का भी किया उद्घाटन। बागेश्वर में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया संबोधित। कहा, राज्य गठन में बीजेपी काल में शांति से बिल पास हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हरवान इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक अज्ञात आतंकवादी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और दिल्ली लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है। ऐसे में नेटवर्क 10 की टीम ने गोकुलपुरी के रैन बसेरे में व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। रैन बसेरों में अभी 5 बेड की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर 5 गद्दों को नीचे बिछाकर 5 और बेड बना दिए जाते हैं। किसी भी रुके हुए आदमी को अगर अधिक सर्दी लगती है तो 3 कंबल तक दिए जा सकते हैं और साथ में 2 समय का सुबह और शाम का खाना भी दिया जाता है। डेंगू को देखते हुए मच्छर मारने की मशीन के साथ साथ निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ठंड और गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं और जायजा लिया है संवाददाता गजेंद्र सिंह ने। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में जैसे ही सर्दियां आती हैं, जो फुटपाथ पे जो गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरों का यहाँ पे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की तरफ से इस तरीके के आश्रय गृह बनाए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं गोकुलपुरी में, जिसकी संख्या 77 है। यहाँ पे हम आए हैं और ये हम देखेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और यहाँ से जानकारी लेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से लोग आते हैं और यहाँ पे उनको किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ अगर हम बात करें, सर्दियों की शुरुआत हो गई है। ऐसे में जो गरीब लोग हैं, जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो लोग आते हैं आश्रय गृह में, यहाँ पे रैन बसेरे में। तो आपकी तरफ से किस तरीके की व्यवस्था है? हम आते हैं ना, जैसे कोई भी लोग आते हैं हमारे पास, हम उनसे सबसे पहले तो शिष्टाचार से बात करते हैं और उनको सैनिटाइज करते हैं। अगर मास्क नहीं होता है ऐसे मास्क देते हैं। उसके बाद में हम सोने के लिए उनके लिए बेड है, पीने के लिए गर्म ठंडा पानी है। तरह से हम सीरियल नंबर, नाम, एज, उसके फादर का नाम, मोबाइल नंबर, इन आउट टाइम, एड्रेस, आधार नंबर और उसके साइन, ये पूरे लेते हैं। अब ये दिन की ड्यूटी का है, ये रात की ड्यूटी का है। और उससे हम आईडी लेने के बाद में उसको यहाँ के सारे कानून समझाते हैं कि भाई यहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैलानी है, कोई बीड़ी नहीं पीनी है, खाना वाना खाना है बाहर जाके खाइए। 2 टाइम खाने की सुविधा हमारे यहाँ। देखिए, अगर वो उनके पास काम नहीं है तो दिन में भी लेटते हैं, रात में भी लेटते हैं। अगर काम है तो हम उनको कहते हैं, देखो बेटा या भाई अपने कमाओ, अपने बच्चों को पालो, काम पे जाना चाहते हो काम पे जा सकते हो आप। और ये समझाते हैं, देखो बुरी बात होती है शराब पीना, तुम इस तरह से घर से आए और उठ के या लड़के या जैसे भी है, या कोई परदेसी आता है उसकी गाड़ी मिस हो जाती है। राजधानी में ठंड बढ़ते ही आदर्श नगर में बने रैन बसेरों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जब नेटवर्क 10 की टीम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंची तो पाया कि रैन बसेरे में पीने के साफ पानी और गीजर की सुविधा नहीं है। शिकायत देने के बाद भी अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। खासतौर पर गीजर न होने की वजह से यहां रहने वाले लोगों को ठंड पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि ठंड के समय में काफी तकलीफदायक होता है। और साथ ही अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग भी कई जगहों से जर्जर हो रही है। सीलन की वजह से बिल्डिंग को मरम्मत की जरूरत है, नहीं तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल जायजा लिया है संवाददाता संजय सिंह ने। इस वक्त हम आदर्श नगर में हैं और आदर्श नगर में जो रैन बसेरे की सर्वे करने आए हैं उसके दौरान की बात करें कि यहाँ की क्या स्थिति है और यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं,
लोगों से मैंने बात करी तो उन्हें बहुत तरीके की बात कही कि खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होता है, सर्दी बढ़ गई है, बाकी कंबल की भी दिक्कत नहीं है। बाकी एक समस्या जरूर बताए कि पानी जो गीजर है वो मशीन ख़राब हो रखी है, उसके वजह से नहीं गर्म पानी मिल पा रही है। तो बार बार उनका कहना है कि इस मशीन को जल्द से ठीक किया जाए, क्योंकि रैन बसेरे में बहुत ऐसे लोग हैं कहाँ से आए हुए हैं। वहाँ के हमारे साथ में स्टाफ है, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विनय पाल सर। विनय पे क्या समस्या आ रही है? जैसे आपने बताया कि और खराब है, कब से ये खराब है? आर ओ तो ये सर करीब इस साल चढ़ाई नहीं है, इसकी देखो लाइन है वो काफ़ी दिन से ही खराब है। उसमें पानी ऐसे नहीं आता है लाइन में। गीजर तो नया ही लगा है, अब बस चालू करके नहीं दिया है उन्होंने लोगों ने, ठेकेदार ने। तो क्या ठेकेदार से आपने बात करी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ठेकेदार से बात करी, ठेकेदार कही कहता है हमारे गीजर लगा दिया, हमारे गीजर का काम है। और आते हैं तो उसे लाइन के बारे में बताते हैं तो वो लाइन भी कोई कहता है हमारा ये लाइन का काम नहीं है, डीसीपी का काम है। तो डीसीपी का काम है तो डीसीपी से नहीं करा रहा है अभी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि देश के युवा आज बेरोजगार हैं और केंद्र सरकार रोजगार नीति बनाए ताकि बेरोजगारी को रोजगार मिल सके। और गोपाल राय ने कहा कि राज्य सरकार कानून नहीं बनाती, केंद्र सरकार कानून बनाती है। अगर केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून लाती है तो राज्य में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और अपना परिवार वो चलाएंगे। गोपाल राय ने आगे ये भी कहा कि अगर देश के युवाओं को जोड़ना है तो देश की बात फाउंडेशन के नंबर पर मिस्ड कॉल करें। और हम देश के प्रधानमंत्री को 23 तारीख तक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की मांग करते हैं और हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे, वो युवाओं की बात जरूर सुनेंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री ने 23 तारीख तक हमारी बात नहीं सुनी तो आज का युवा बुरी हालत में आंदोलन करेगा। देश की बात फाउंडेशन के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार नीति के साथ खड़े होकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आजादी के 75 साल आज रोजगार संसद आजादी के 75 साल बाद आज जंतर मंतर पे किया गया है, जिसकी एक ही मांग है कि इस देश के अंदर 75 साल बाद कम से कम राष्ट्रीय रोजगार नीति बने और लोगों के रोजगार की गारंटी करने के लिए कानून बनाया जाए, जिससे कि इस देश के विकास का रास्ता खुल सके। क्योंकि जब तक देश के सभी लोग विकास की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये देश विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने दिलशाद गार्डन में 1 करोड़ की लागत से बनी कॉम्पैक्टर मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थायी समिति अध्यक्ष वीर सिंह पवार, शहादरा नॉर्थ जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा, शहादरा नॉर्थ जोन डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार मिश्रा, सीमापुरी डिवीजन एसीपी के साथ आरडब्ल्यूए और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। और इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगातार ही दिल्ली को ढलाव और घर मुक्त करने के लिए अभी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में 18 कॉम्पैक्टर मशीनें लग चुकी हैं। निगम के क्षेत्र में जो मशीनें हमें दे रहे हैं, इस क्षेत्र में दिशागण वार्ड में दोहरा अगर दिल्ली हरी दिख रही है तो एमसीडी के पार्कों से, डीडीए के पार्कों से, कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था कर रही है एमसीडी। आज कॉम्पैक्टर लगा के हम एक बड़ी इस क्षेत्र की शुरुआत किए हैं, जबकि हमारे पूरे लोकसभा का ये 18वां कॉम्पैक्टर है। हम अलग अलग जगह पे इसको और भी लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले वेलकम में भी लगाया था, आप सब आए भी थे। लेकिन इन सारे प्रयास के बीच ये याद रखना चाहिए कि ये दिल्ली सरकार के अवरोध के बावजूद भी लगा रहे हैं, उनके फंड्स रोके जाने के बावजूद लगा रहे हैं। हमने सेंटर से कुछ समय पहले 100 करोड़ रुपया लाए थे जो सिर्फ स्वच्छता के लिए यूज करते हैं, और हम इसके बावजूद भी दे रहे हैं। क्षेत्र की जनता को ये स्मरण रहेगा ही और उनका आशीर्वाद बना रहे। राजधानी दिल्ली में अगले साल निगम के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अभी से ही हलचल तेज हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होती जा रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी कतरन मार्केट में कांग्रेस की ओर से एक जनसभा रखी गई, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला और दिल्ली में रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खुलवाने पर निंदा की।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो रोड और लाइट पार्किंग समुदाय भवन और पार्कों का निर्माण कराया गया था उनका ठीक तरह से आम आदमी पार्टी मेंटेनेंस भी नहीं कर पाई और साथ में बीजेपी शासित एमसीडी पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। और दूसरी ओर कांग्रेस की इस जनसभा में कोविड-19 प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। डॉक्टर राधेश्याम जी, भाई डेनवाल जी, पीची जी, परमजीत खालसा जी आए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की
अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शास्त्री मोहल्ला की झुग्गियों में लोग पिछले काफी समय से पानी की किल्लत झेल रहे थे, लेकिन उनकी इस समस्या का अब समाधान हो गया है। यहां अब पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया। इस पाइपलाइन की शुरुआत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारियल फोड़कर और मिठाई बांटकर की। इसके साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आभार जताया। आप लोगों ने आज हम आम आदमी पार्टी के तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शास्त्री मोहल्ले में काफ़ी समय से पानी की समस्या थी। आज गंगा वाटर लाइन से पूरे शास्त्री मोहल्ले महात्मा गांधी कैंप के लिए मनीष सिसोदिया जी के आदेश पर ये कनेक्शन हुआ है और अब 24 घंटे शास्त्री मोहल्ले में, महात्मा गांधी कैंप में, राम प्रसाद बिस्मिल कैंप में, पांचों कैंप में गंगा वाटर 24 घंटे। वहीं पालम विधानसभा में महावीर एन्क्लेव के मंदिर मार्ग का निर्माण करीब 7 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया है। सड़क की खस्ता हालत से यहां के स्थानीय निवासी बेहाल हैं। निगम पार्षद राजकुमार और विधायिका भावना गौड़ से कई मुलाकातों के बाद भी आपको बता दें, ये जो समस्या है इसका समाधान नहीं हुआ, तो यहाँ लोग सड़कों पर हाथों में तख्तियां लेकर उतर आए। इन लोगों का कहना है कि ना तो बच्चे इन सड़कों पर साइकिल चला पाते हैं और ना ही बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ से पैदल गुजर पाते हैं। बरसातों में तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। सड़कें टूटी होने की वजह से कई जगह पर लोग गिरकर जख्मी हो जाते हैं और इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल रहे। इस पूरे मामले पर विधायिका भावना गौड़ ने एनजीटी के आपको बता दें स्टे होने की बात कही है और आशा जताई है कि इस महीने के अंत तक सड़क का निर्माण जो है वो शुरू हो जाएगा। आप विधायिका भावना गौड़ स्थानीय निवासी यहाँ पर लोगों से बातचीत की और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो सकता है। 7 साल में इस गली का निर्माण नहीं किया गया जी। और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका हमारे साथ में सौतेला व्यवहार है। देखिए, मेरे को जानकारी नहीं हो किस मानसिकता से कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये महावीर एन्क्लेव कॉलोनी जिसके बारे में आप मेरे से बात कर रहे हैं, पिछले 40 वर्षों से ये कॉलोनी बसी हुई है। 70 करोड़ रुपए का सीवर इसके अंदर डल चुका है। 2015 में जब मैं जीत करके आई तो क्योंकि रोड इतना ज़रूरी नहीं है, जब तक ज़मीन के नीचे पड़ने वाली फैसिलिटी हम लोगों को नहीं देंगे, उनके लैट्रिन बाथरूम का पानी बाहर नहीं निकलेगा, बरसात का पानी बाहर नहीं निकलेगा, उस पर करोड़ों रुपए खर्च करना मुझे लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस वक्त मैं महावीर एन्क्लेव पार्ट 1 में हूँ। यहाँ स्थानीय लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण ये है कि ये काफ़ी समय से परेशान है कि इनके यहाँ पर सड़क नहीं बन रही। पिछले 5-6 साल से बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि 10 साल से नहीं बन रही है। इन्हीं से बात करते हैं कि आज ये प्रोटेस्ट किस वजह से खास किया जा रहा है। हम एक आम जन हैं जो अपनी रोड बनाने की समस्या से जूझ रहे हैं। आए दिन हमारे बच्चे रोडों पे गिर जाते हैं। इन टूटी फूटी रोड से इतनी धूल उड़ती है कि सांस लेना दुर्भर होता है। कोरोना जब आया था उससे पहले हमने अपने बच्चों को मास्क पहनाना शुरू कर दिया था। किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई अस्थमा का पेशेंट है उसको प्रॉब्लम हो रही है, और हम ना अपने बच्चे हमारी साइकिल चलाते हैं ना वो होते हैं। सारे राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने निजी स्वार्थ को साध रही हैं। जो वादे इलेक्शन के टाइम किए जाते हैं वो जब पूरा करने का टाइम आता है तब सब भूल जाते हैं। ये क्यों होता है? अपने निजी हिस्से ऊपर उठें और जनता के सुख स्वास्थ्य का ध्यान दें, तभी जनता आगे वोट देने के लिए एग्री होगी। अब देखना होगा इनका प्रोटेस्ट का कितना असर होता है। जैसा कि लोगों ने बताया है कि यहाँ पर बच्चे सड़क पर नहीं चल सकते, स्कूल जाने में उन्हें समस्या आती है और धूल आए दिन उड़ती रहती है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी सड़क पर नहीं चल पाते हैं। जैसा कि सुनने में आया, काफ़ी बुजुर्ग लोग यहाँ पर गिर चुके हैं, चोट लग चुकी है। तो अब देखना होगा कि कितना असर पड़ता है विधायक पर या यहाँ के पार्षद पर। मैं किरण शर्मा, नेटवर्क टाइम, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली के मेन कंझावला रोड का हाल जो है वो बेहद खराब हो चुका है। ये रास्ता सीधा हरियाणा को कनेक्ट करता है। रोड पर रोजाना लाखों लीटर पानी तो खराब हो ही रहा है, साथ ही दुर्घटना की संभावना भी बढ़ ही रही है। और जगह जगह पानी होने के कारण, गड्ढे होने के कारण गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर गाड़ियाँ ख़राब होती रहती हैं और आए दिन यहाँ एम्बुलेंस गाड़ियाँ और बाइक चालकों को चोट भी लग जाती है। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, फिर भी किसी भी तरह का उपाय अब तक नहीं निकाला जा सका है। ये मैन कंझावला रोड है, हरियाणा की ओर जाता है सर। यहाँ पर आए दिन पानी भरा रहता है, कभी कभी एम्बुलेंस भी फंस जाती है, कभी बाइक वाले भी गिर जाते हैं और बच्चे वाले को चोट भी लग जाती है। ये कंझावला रोड है और आगे हरियाणा हाईवे भी है और यहाँ पे पानी भर जाता है सर पूरा। गाड़ियाँ भी फंस जाती है, एम्बुलेंस भी फंस जाती है, कभी कभी फैमिली भी जाती है, छोटे बच्चों को चोट भी लग जाती है। ये समस्या है। सरोजनी नगर थाने की पुलिस टीम ने महिला से मोबाइल छीन कर भाग रहे एक आरोपी को धर दबोचा। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के पास से लूटा गया फोन भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रफीक उर्फ मोहम्मद आबिद के रूप में की गई है। आरोपी जोनापुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके ऊपर पहले भी स्नैचिंग के 5 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली डीसीपी गौरव शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 12 दिसंबर को एक महिला शिकायतकर्ता ने एक व्यक्ति के खिलाफ एप्पल आईफोन छीनने के संबंध में सरोजनी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आरोपी जो है भाग रहा था और उसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी। दरअसल ये 12 दिसंबर की घटना है जब आरोपी महिला का फोन छीनकर भाग रहा था और सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाली, जिसमें इन आरोपियों की पहचान की गई और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की घटनाएं भी आम हो गई हैं। मंगलवार रात अमरदीप और सागर नाम के 2 युवकों को कुछ असामाजिक तत्व के युवकों ने छोटी सी कहासुनी पर चाकू से गोद दिया और मौके पर ही अमरदीप नाम के लड़के की मौत बताई जा रही है, जबकि सागर को पास के ही संजय गांधी अस्पताल में भेज दिया गया था। दोनों प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे। पीड़ित सागर का कहना है कि जब एक घायल अवस्था में थाने पहुंचा तो उसे पुलिस से कोई सहायता तो नहीं मिली, बल्कि रिक्शे से बिठाकर उसे हॉस्पिटल भेजा गया था। अब वारदात के लगभग 5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। ऐसे में आज अमरदीप की हत्या के बाद न्याय की गुहार लगाते हुए अमरदीप के भाई और सहयोगी मंगोलपुरी थाने के बाहर इकट्ठा हुए और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। तो जानते हो जैसा कि 14 तारीख को वारदात हुआ था मेरे भाई के साथ, जो बीच रोड पे मर्डर कर दिया था। उस केस को बीते हुए 5 से 6 दिन हो गए। हम इसी क्यूरीज के लिए आज थाने आए थे, तो हमारे एसएसओ साहब तो गए हुए हैं केस को हैंडल करने के लिए। आरटीओ साहब हमें मिले थे, उन्होंने हमें जो है 3 दिन का वक्त दिया है कि हम 3 दिन में इस केस को हैंडल करेंगे और 3 दिन में आपको 100% रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। हमें आश्वासन भरोसा दिलाया है। तो हम लोग कैंडल मार्च अब्सोर्शन के लिए हम लोगों ने उनसे परमिशन भी ली है और हम तो एकदम से होप खोते जा रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि हमें फिर एक बात पता लगी थी कि इनके जो माँ बाप को रखा गया था उन्हें भी छोड़ दिया गया था। ठीक है, इस बात को सोचते हुए हम लोगों ने सोचा कि अब तो इस केस को रफा दफा ना कर दी जाए, इसलिए हम इनसे मिलने इवन बार मिलने आ ही जाते हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।